तमिलनाडु की राजनीति इस वक्त एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ी हुई है। इस मोड़ के केंद्र में है राजनेता बने विजय। हालिया एग्जिट पोल में जिस तरह उनकी पार्टी टीवीके को 98 में से 120 सीट के बीच दिखाया गया है, उससे तो यही लगता है कि जो राजनीतिक समीकरण है वो उनके पाले में जा रहा है। एक नई पार्टी का सीधे सत्ता के बीच इतने करीब पहुंच जाना, जहां भारतीय राजनीति में विरले को देखा गया है, ये बहुत ही नई बात दिख रही है तमिलनाडु की राजनीति में। और खास तौर कर जिस तरीके का राज्य है तमिलनाडु, वहां पे ऐसा होना आम नहीं माना जा रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स, मैं आपके साथ अपूर्वदर। आज हम बात करेंगे तमिलनाडु के जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें जो चर्चाएं चल रही हैं कि किस तरीके से एक नई पार्टी और एक नया नाम उभर के सामने आ सकता है, उस बारे में विस्तार से। एनडीटीवी एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के अनुसार सबसे चौंकाने वाला अनुमान पेश किया गया है, जिसमें टीवीके ने करीब 35% जो वोट शेयर है वो अपने नाम किया है। यह आंकड़ा सत्ताधारी डीएमके गठबंधन को लगभग बराबरी करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं विपक्ष में जो नेता है, जो गठबंधन बीजेपी और बाकी सरकार ने की है, वो कहीं अलग ही दिख रही है। अगर इन आंकड़ों को सही मान लिया जाए तो ये सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं होगा, ये तमिलनाडु की राजनीति में एक नया संचारित बदलाव हो सकता है। एक ऐसा बदलाव जिसमें फिल्मी स्टारडम सीधे सत्ता में बदलता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि यही वह बिंदु है जहां से सवाल उठता है कि खुद एक्सिस माई इंडिया के चेयरमैन प्रदीप गुप्ता ने बाद में संकेत दिए हैं कि सीटों का आंकड़ा घटकर 70 के आसपास भी जा सकता है। यह बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि शुरुआती अनुमान में कुछ ओवर प्रोजेक्शन किया जा सकता था, और जो कि किया भी गया है। तमिलनाडु की चुनावी प्रणाली जो फर्स्ट पास द पोस्ट मॉडल पर आधारित है, उसमें वोट शेयर में मामूली बदलाव भी सीटों के बड़े अंतर को बदलता है। ऐसे में अगर टीवीके का वोट शेयर 35% से घट के 28 या 30% के आसपास जाता है, तो सीटों की संख्या जो है उसमें गिरावट होना संभव है। यहीं पर राजनीतिक विशेषज्ञ अपनी दिलचस्पी दिखाते हैं। अगर मान लिया जाए कि टीवीके को मिल रही अतिरिक्त 7% वोट शेयर वास्तव में डीएमके और एआईडीएमके के पारंपरिक वोट बैंक में जाती है और कटकर उसमें लगती है, तो जो वोटिंग स्प्लिट परसेंटेज है वो एक नियमित स्थिति में चलेगा। ऐसे में जो स्थिति है वो तीसरी ताकत पर भी उभर सकती है। भले ये सत्ता तक ना पहुंचे, पर जो सत्ता का समीकरण है वो पूरी तरह से इसे बदल रहा है। उदाहरण के लिए अगर डीएमके की वोट शेयर 38 से 39% होते हैं और बाकी जो गठबंधन है बीजेपी के साथ उनकी 26 से 27% होते हैं, तो टीवीके के लिए ये बहुत ही बहुमत हासिल करने का जो मौका है वो अपने पाले में कर लेंगे और विजय एक किंग मेकर के रूप में बन के सामने आएंगे। दूसरी तरफ कई अन्य सर्वे एजेंसी इस तस्वीर को पूरी तरह अलग तरीके से पेश कर रही है। कुछ सर्वे में टीवीके को 0 से लेकर 40 सीट के बीच सीमित बताया है, और यह अंतर केवल आंकड़ों का नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर जो पकड़ दिखी है उस पर भी निर्भर करता हुआ बताया है। राजनीति सिर्फ लोकप्रियता का खेल नहीं है, ये खेल है बूथ मैनेजमेंट, कैडर नेटवर्क, और जो लंबे समय से इस खेल में जमे हुए हैं और जो जमीनी स्तर पर इसका समीकरण कर रहे हैं, उन सब पर ये चीजें निर्भर करती हैं। इस क्षेत्र में डीएमके और आईडीएमके जैसे दल अभी भी मजबूत माने जाते हैं। एमके स्टर्लिंग के नेतृत्व वाली डीएमके सरकार को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उनका मजबूत संगठन और गठबंधन संचालन उसे और भी ज्यादा दिलचस्प बनाता है। वहीं एडीएमके जो पहले जयललिता के कमीशन पर टिकी हुई थी, वे अब नेतृत्व के संकट में आई है, और जहां पे जो संगठनात्मक कमजोरी कहीं ना कहीं उसमें देखने को मिली है। ये खाली जगह को भरने की कोशिश की जा रही है, जो विजय की पार्टी एक नए नाम की तरीके से सामने उभर के आ रही है। एक और दिलचस्प पहलू सामने उभर के आता है, जो है स्टार पावर। तमिलनाडु की राजनीति में सिनेमा और सत्ता का पुराना रिश्ता हम पहले भी देख चुके हैं, जिसका एग्जाम्पल है एमजीआर और जयललिता। ऐसे ही विजय का मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि वहां एक दौर में राजनीति में आए हैं जब सोशल मीडिया, डिजिटल प्रचार और युवा मतदाताओं की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है। उनकी अपील खासकर शहरी और युवा वोटर्स के बीच जो है वो बहुत ही मजबूत हो गई है, क्योंकि एज ए स्टार सब लोग उनको पसंद करते हैं और सब उन्हें चाहते भी हैं। फिर भी सवाल ये आता है कि ये जो अपील है, क्या इसको वोट में कन्वर्ट किया जा सकता है? क्योंकि चुनावी इतिहास बताता है कि फैन फॉलोइंग और वोट बैंक दो बहुत ही अलग चीजें हैं। एक फिल्म स्टार को देखने के लिए लोग थिएटर जरूर जा सकते हैं, पर जरूरी नहीं है कि उसको मतदान देने के लिए वो अपने पोलिंग बूथ पर जाए। ये पूरे जो पारदर्शिता है, इसमें सबसे अहम फैक्टर आता है वोटों का बिखराव। अगर टीएमके विपक्षी वोटों को ज्यादा नुकसान पहुंचता है तो उसका सीधा फायदा डीएमके को मिल सकता है। वहीं अगर डीएमके के वोट बैंक में जो है
गड़बड़ी होती है या कम होते हैं तो जो पूरी चुनावी तस्वीर है वो पलट सकती है। और यही वजह है कि तमिलनाडु का ये चुनाव किसी वन वे मुकाबले की बजाय 3 कॉर्नर कंटेंट बनके सामने आ रहा है। राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो चुनाव सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि नैरेटिव का है। एक तरफ पारंपरिक द्रविड़ राजनीति है जो सामाजिक न्याय, क्षेत्रीय पहचान के मुद्दों पर टिकी है, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय पार्टियों का जो विस्तारवादी एजेंडा है वो उभर के सामने आ रहा है। और अगर तीसरा एंगल देखें तो वो खुद को एंटी एस्टैब्लिशमेंट पेश कर रहा है। अतः ये कहना जल्दबाजी होगा कि विजय की पार्टी जो है सत्ता में आ सकती है, पर इसके अभी तक अनुमान लगाए जा रहे हैं। लेकिन इतना जरूरी नहीं है कि चुनावी मैदान में उतर के जो समीकरण बन रहा है और जो एग्जिट पोल आया है आंकड़े आगे जाके उसी की तरह हो, और वो सही भी हो या गलत भी हो हम ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये सिर्फ एक एग्जिट पोल है जो महज अजम्पशंस पर चलता है। अब नजरें असली नतीजे पर टिकी हुई हैं, क्योंकि जो एग्जिट पोल है वो किसी बड़ी राजनीतिक भूचाल का संकेत है, या फिर कहें तो जो चुनावी शोर है उससे पहले की खामोशी। जवाब आने में कुछ दिन शेष है, लेकिन फिलहाल एक बात तय है कि तमिलनाडु का चुनाव इस बार सिर्फ राजनीतिक तक सीमित नहीं है बल्कि सिनेमा बनाम सिस्टम बन चुका है। और ये दिलचस्प होगा देखना कि तमिलनाडु पे आखिर कौन राज करता है। आपको क्या लगता है कि क्या विजय की पार्टी इस बार चुनाव जीत पाएगी या नहीं, या फिर जो पुरानी सत्ता है वो ही कायम रहेगी? अपने विचार, अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। देश दुनिया से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें और जानकारी पाने के लिए यूट्यूब पर हमें आज ही सब्सक्राइब करें और देखते रहिए राजीव टाइम्स।